Hello everyone and welcome to Medi Simplified. Today with me is Dr. Rahul Vyas, graduated from Northern State Medical University, Russia. Or he is one of the topper of my university, and he was also. I'm very happy to introduce him that he was my roommate for last 3 years. So welcome Rahul, welcome to Medi Simplified and Medi Talks. Thank you, Dr. Shubham. It's my pleasure to join you. और बताओ फिर क्या करना है, कैसे चल रही है, क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ इंटर्नशिप चल रही है, क्या हो रहा है लाइफ में? अभी तो इंटर्नशिप चल रही है जोधपुर में। अच्छा। और बस अभी तो ये इंटर्नशिप भी चल रही है बस। तो एक्चुअली क्या था कि अब अगस्त या सितंबर मंथ में एग्जाम्स होंगे. Most probably exam will be conducted in August and September. So many of the students who are right now in Russia, Ukraine, China, and many other countries, so they don't know exactly what they need to do. क्या करना है कुछ पता नहीं है. तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंटरव्यू से हम उनको हेल्प करेंगे अगस्त में भी और आगे भी दिसंबर में भी, और एवरी 6 मंथ के स्पैन में क्या करना होता है ऐसे. तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट करने को ट्राई किया है. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है, बेसिकली हमें हमारे सीनियर्स बोलते थे वहां जाके 6 महीने में पढ़ लो, हो जाएगा, है ना. तो मुझे तो ऐसा नहीं फील हुआ, पहले से थोड़ा पढ़ना जरूरी था. तो तुम बताओ, when did you start preparing for your exams? एक्चुअली मैंने 4th ईयर से स्टार्ट किया था पढ़ना. स्टार्ट किया मीन्स ऐसा नहीं था मीन्स कि हाँ 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं. ऐसा था कि आप हल्का फुल्का स्टार्ट करते हो, 3-4 घंटा अगर पढ़ रहे हो एवरी डे तो काफी इनफ रहता है वो. और मैं ये सजेस्ट करूंगा जो जूनियर हैं या फिर जो भी अपने कॉलेज डेज के अंदर है, तो उनको मैं करूंगा सजेस्ट कि आप जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें. तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको एग्जाम के लिए, और आपको पैनिक नहीं करना पड़ेगा आखिर लास्ट मोमेंट 5-6 मंथ के अंदर. बट अगर कोई एस्पायरेंट है जो आखिरी 5-6 मंथ के अंदर है और ग्रेजुएट हो चुका है, तो उनकी वो भी अपना हिम्मत हारने के लिए बात नहीं है. 5-6 मंथ के अंदर भी ऐसा हो जाता है, काफी बच्चे निकल जाते हैं, और इट इज वेरी मच पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम इन 5-6 मंथ ऑल्सो. बट अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो एक्स्ट्रा एज हमेशा रहता है. ठीक है. तो मैं ये रेकमेंड ही करूंगा कि आप जल्दी हो सके. सबसे पहले तो मुझे आपके नंबर्स इंट्रोड्यूस कराने दो सबसे. तो राहुल व्यास हैड स्कोर 219 if I'm not wrong, 219 in the December 2019 exam, and he is topper from our university. So first of all, congrats Rahul. And जैसे कि आपने बताया कि 4th ईयर से थोड़ा थोड़ा गाड़ी शुरू कर दी थी पढ़ने के लिए, है ना. तो कौन से सब्जेक्ट से शुरू किया, कैसे खत्म किया, कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए आपके हिसाब से, थोड़ा ये बता दो. एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था पैथोलॉजी से. और उस टाइम पे ये एप्स वगैरह नहीं थे, तो क्या हम लोग सीनियर से गाइड लेते थे कि क्या कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक रेफर करनी है. तो मैंने पैथोलॉजी स्टार्ट किया था, रिव्यू बुक से स्टार्ट किया था मैंने. और उस टाइम पे यही था मेरा फोकस कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उसके अच्छे कॉन्सेप्ट बना लूं. तो मैंने स्टार्टिंग के 1-2 साल में यही किया. उसके बाद में मैंने 1-2 ऐप वगैरह थी वो ली, उससे प्रिपरेशन स्टार्ट करी. तो उससे क्या हो गया, हल्का सा बेस बन गया. और उसमें वो चीज़ काफ़ी हेल्प हुई एग्जाम में. जब ग्रेजुएट होने के बाद मैं गौतम नगर में प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम काफ़ी हेल्प हुई मुझे, वो जो मैंने जल्दी स्टार्ट किया था पढ़ना. तो पैथोलॉजी था मेरा पहला सब्जेक्ट जिससे मैंने स्टार्ट किया था. और लास्ट में एंड में जब यहाँ पे आने के बाद कौन से सब्जेक्ट्स बच गए थे जो मतलब करना था, काइंड ऑफ लाइक जो एंड का टाइम होता है ना, जैसे दिसंबर में एग्जाम था तो नवंबर मंथ में किस सब्जेक्ट्स पे फोकस किया था, ऐसे कि भाई एग्जाम के पहले. नवंबर मंथ के पहले मैं ये रेकमेंड करूंगा मीन्स के मैंने क्या किया था, नवंबर मंथ होता है रिवीजन वाला मंथ, ठीक है. तो उस मंथ में आप कुछ रख नहीं सकते कि आप लास्ट मिनट के अंदर कुछ रह गया. तो आपको उस मंथ के अंदर पूरा फोकस करना है रिवीजन के ऊपर, ठीक है. तो मेरा वही प्लान था, रिवीजन वाला ही प्लान था नवंबर मंथ के अंदर. ठीक है. तो जैसे कि बहुत सारे क्लासेस हैं, तो बिना किसी क्लासेस का हम लोग नाम लेते हुए, सब क्लासेस अपने हिसाब से मेहनत करती है, बट जो मेन मार्क्स स्कोर करना होता है वो एक्चुअली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा मुझे लगता है.
क्लासेस क्या कर सकता है, आपको 10-15 नंबर बढ़ा सकता है अगर आप क्लास को कुछ थोड़ी वे में फॉलो कर लो तो जैसे मुझे पता है आपने भी क्लासेस लगाई थी, तो क्लासेस एक्चुअली बहुत हेक्टिक होती है, कभी-कभी सुबह 9 से रात के 9 तक, है ना? कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं तो 2-3 घंटे में छूट जाते हैं, पर मोस्टली क्लासेस जब हम आते हैं तो जुलाई, अगस्त, अक्टूबर में 9-9, 10-10, 12-12 घंटे लगते हैं। तो ऐसे टाइम आपने टाइम कैसे मैनेज किया? हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम इन दिस पीरियड? एक्चुअली क्या है, हाँ, ये सही बात है कि मोस्टली क्लासेस जो होती है वो 8 आवर 12 आवर की क्लासेस होगी, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अच्छे से पढ़ सको। तो मैं क्या करता था, जिस टीचर ने जो टॉपिक अच्छे से पढ़ाया है क्लास के अंदर, उसको सेम डे आके एक बार रीड कर लेना है। अगर वो अच्छे से याद नहीं भी हो पाए तो ओके, उसको एक बार रीड कर लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक तो फ्रेशली आप टॉपिक पढ़ के आओ क्लास के अंदर, उसके बाद जब आप घर आकर उसको रीड करोगे तो वो आपको याद होने के बराबर ही हो गया। तो जो एस्पायरेंट देख रहे हैं उनको ये चीज़ होनी चाहिए कि आज जो क्लास में पढ़ा दिया गया है उसको एक बार आके रीड कर लेना चाहिए। तो वो क्या होता है कि आपके जो बैकलॉग्स नहीं इकट्ठे होते हैं, आप फ्लो में चलते रहते हो। तो वो चीज़ मैं करता था, मैं सेम डे आके रिवाइज़ ज़रूर करता था एक बार तो टॉपिक। उसमें उसमें हार्डली 1 आवर 2 आवर लगता था, तो वो आराम से इतना टाइम मिल जाता है। ठीक है। तो जैसे कि आपके नंबर तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी एक क्वेश्चन है कि कौन से सब्जेक्ट वीक थे? मतलब कुछ होगा, कोई सब्जेक्ट तो होगा जो वीक लगता था कि भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरा होना। क्योंकि कोई ना कोई वीक होता ही होता है, मेरा भी था। मेरा एनाटॉमी वीक था अच्छा। और वो वीक आखिर तक रह ही गया। अच्छा। तो हर किसी का कोई ना कोई वीक तो रहता ही है। हाँ। तो उसको क्या करना है, उसको मैनेज करना है कि जितना हो सके उसको स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करना है। उसके लिए मैं क्या करता था, एनाटॉमी को मैं एटलीस्ट 1 या 2 पेजेस डेली रीड करता था, हम्म। कोई ना कोई टॉपिक। जिससे क्या होता था कि एक साथ, अब जो सब्जेक्ट वीक होता है आपका, आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते एक दिन बैठ के, हाँ। आपको मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो मैं क्या करता था, 1 या 2 पेज उस सब्जेक्ट का पढ़ना है, ताकि उस सब्जेक्ट को हम कंपनसेट कर सकें, बराबर हल्का-फुल्का ला सकें दूसरे सब्जेक्ट के। तो मेरा अच्छा। ये एम हुआ करता था। और कौन सा आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं मेरा बायोकेम, पैथो, हम्म। पीएसएम, हम्म। ईएनटी, ऑब्स गायनी, ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में थे, जो मैं अपने कॉलेज डेज के अंदर भी हल्का-फुल्का किया करता था। तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में थे। और मैं सजेस्ट करूँगा, मेरा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो एफएमजी एस्पायरेंट को अच्छे से, या फिर जो नीट के लिए भी पढ़ रहे हैं उनको, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अच्छे से करने चाहिए, जो कि एग्जाम्स के अंदर काफ़ी मेजर चंक फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोकेम, माइक्रो, पैथो, फार्मा, ओबीजी, पीएसएम, ये सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं एग्जाम्स के अंदर। और ठीक। ईएनटी, ऑक्टा, ये स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं और इजीली स्कोर कर सकते हो इनके अंदर। तो इन 7-8 सब्जेक्ट जो होते हैं, ये कभी भी कोई अगर पढ़ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए सब्जेक्ट। एटलीस्ट इनको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए सब्जेक्ट। जैसे तो मैंने भी वही ईएनटी में एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, ऑफ्था में एक ही टॉपिक से 3-4 हाँ, क्वेश्चन आ गए थे, तो हाँ, मतलब ये ऐसे हाँ, सब्जेक्ट्स है कि हो जाते हैं, मतलब अच्छा हो स्कोर दिला जाते हैं। देंगे। और हाँ, ईएनटी ऑफ द ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन सब्जेक्ट के अंदर से आप स्कोर कर सकते हो। आपको एफर्ट कम डालना है और आउटकम जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। और एक्चुअली सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते, टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं। हम्म। तो हमेशा टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए, वो काफ़ी बेनिफिट रहता है। ठीक है। तो ओवरऑल रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? जैसे आपने बताया कि नवंबर का जो मंथ था रिवीजन के लिए था, तो कैसे हाँ, रिवीजन करते थे, किन सब्जेक्ट्स को एक साथ रखते थे, या कुछ रिवीजन स्ट्रेटेजी एक बार बता देंगे तो अच्छा होगा। एक्चुअली मैंने रिवीजन जो था वो मैंने अपने स्टार्टिंग डेज से स्टार्ट किया था। जब मैं गौतम नगर में था और हम्म। कोचिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं क्या करता था कि 1 घंटा रखता था सोने से पहले। हम्म। उस टाइम क्या होता है, ऑलरेडी अपन एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, तो वो रिवीजन के लिए मैं रखा करता था 1 घंटा, ताकि जो पिछले 20 या 15 डेज के अंदर जो पढ़ चुके हैं, हम्म। उसको उस 1 घंटे में ट्राई करता था रिवीजन करने का। तो अब उस 1 घंटे में कैसे रिवाइज किया जाए, तो मैं क्या करता था, मैं फर्स्ट रीडिंग करता था, तो हर टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाइलाइट करता था, जो कि मुझे लगता था हाँ, एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम के अंदर टीचर लोग जो क्लास में बताते थे। और जब उस 1 घंटे का रिवीजन करना होता था, तो मैं उसी हाइलाइटेड पॉइंट को रीड करता था अच्छे से। तो उससे क्या होता था, टाइम बचता था और आउटकम भी ज़्यादा अच्छा निकलता था। ज्यादा। तो ये तो स्टार्टिंग से मेरे प्रिपरेशन रिवीजन का स्ट्रेटेजी था मेरा। हम्म। और जब फाइनल 1 मंथ या 1 एंड हाफ मंथ बचा था एग्जाम के लिए, तब मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को लिस्ट आउट किया था और अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाई थी। तो हर एक
बंदा अपने हिसाब से सब्जेक्ट की लिस्ट बना सकता है रिवीजन के लिए। तो एटलीस्ट लास्ट का 1 1.5 मंथ जो होता है वो रिवीजन के लिए रखना चाहिए मिनिमम आपको। ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि एक नैट वीक सब्जेक्ट था, पर उसको भी कैसे भी मैनेज हाँ, किया आपने, है ना? तो मोस्टली क्या होता है, 2 टाइप के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर सब्जेक्ट का कुछ-कुछ पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं हाँ, कि कुछ सब्जेक्ट पूरा पढ़ लेते हैं। तो आप किस हाँ। टाइप के थे? मतलब कोई सब्जेक्ट छोड़ा था या पूरे के पूरे 19 करके गए? नहीं, पूरे 19 कोई नहीं कर पाता है हाँ, और ऐसा मैंने कभी देखा भी नहीं है कि पूरे 19 करके गया होगा सब्जेक्ट। हाँ। पर ये बात है कि हर एक सब्जेक्ट को ऐसा कर लेना चाहिए कि उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। हुँ, हर एक जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके 12-13 सब्जेक्ट होते हैं कि वो अच्छे से आते होंगे उसको, हुँ, और बाकी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उसमें कुछ वीक होंगे, कुछ एवरेज होंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छी बात है, और जो एवरेज और वीक सब्जेक्ट है उसके अंदर से इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिस्ट आउट कर ले। अगर उनको नहीं पता है इम्पोर्टेंट टॉपिक तो अपनी फैकल्टी से कॉन्टैक्ट करके पूछ ले, या फिर जैसे मेडी सिम्प्लीफाइड है, काफ़ी अच्छा चैनल है। तो अ, काफ़ी थैंक यू। स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिस्ट आउट करके उनको पढ़ सकते हैं, अगर उनको कोई सब्जेक्ट वीक है, या जैसे आजकल जो होता है कि मेडिसिन, सर्जरी काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं, उनको कवर हाँ, करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैंने तो तो पूरा उसके छोड़ अंदर दिया था मेडिसिन। उसमें क्या कर सकते हैं, जिसको पढ़ना है, हाँ भाई सब्जेक्ट ये छोड़ के जाना नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, वो नहीं छोड़ने चाहिए, जिनमें से क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहते हैं। हुँ। तो उस चीज़ पे फोकस मैंने भी किया था, और वो मैं सजेस्ट मैंने करूँगा। भी मेडिसिन शुरू किया था, फिर मैंने सीवीएस एंडो किया, फिर मैं इंटरेस्ट, हुँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतना लंबा सब्जेक्ट करने में 30 नंबर भी पूरे आएँगे, क्वेश्चंस नहीं आएँगे, तो मैंने छोड़ के मैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे फोकस कर गया। तो फिर भी मैंने बड़े कोशिश किया था सब्जेक्ट कि सीवीएस एंडो हुँ, कर लूँ कि उससे क्वेश्चंस आएँगे, तो बड़े हेल्प सब्जेक्ट तो हो गया था। पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता हाँ, एक्चुअली, क्योंकि एग्जामिनर किस पॉइंट से कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे कुछ पता नहीं चलता। बट हाँ, सही है, सीवीएस, एंडो, रोमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये 4 हुँ, ऐसे टॉपिक है मेडिसिन के जो एक्चुअली पैथो के अंदर थोड़ा कम कवर होते हैं, पर एग्जाम के अंदर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। तो ये 4 टॉपिक्स जो होते हैं वो मेडिसिन में जरूर करने चाहिए। हुँ। राहुल, क्या होता है कि जब ये जो 5-6 महीने के लिए हम यहाँ रहते हैं गौतम नगर में, रोज हाँ, पढ़ना है, रोज वही शेड्यूल है, रोज ये, कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि बस यार नहीं करना कुछ भी, देखा जाएगा जो होना है, ऐसा मेरे साथ तो हो जाता था। तो हम्म, ऐसे टाइम में क्या होता है कि कोई क्लोज इंसान होना चाहिए, जैसे कोई फ्रेंड हो, है ना? मेंटर्स होते हैं, काफी टीचर्स जो अच्छी हाँ। मेंटरिंग कर लेते हैं, फैमिली होता है। तो उनका क्या रोल रहा है, ऐसे लोगों का क्या रोल था आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन? तो प्रिपरेशन के अंदर ये जो फेज आता है, ये हर किसी के में आता ही है। मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो मेरे प्रिपरेशन फेज के अंदर भी ऐसे टाइम बहुत आया जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, 2 दिन 3 दिन वेस्ट हो रहे हैं। तो उस टाइम के अंदर क्या करना चाहिए, आपका तो कोई मेंटर है या आपके फैमिली मेंबर्स है, उनसे आप बात करना चाहिए, ताकि वो जो लो टाइम है आपका, उसके अंदर आप जितना जल्दी उससे ओवरकम हो सकते हो, अ, वो बेनिफिट करता है। तो ये फेज तो आता ही आता है। पर चीज़ ये होती है कि आपने फ्रेंड्स हो, उससे डिस्कस करो। आपके फैमिली मेंबर है, उनसे बात करो, तो उससे क्या होता है, आप इस फेज़ से जल्दी बाहर निकल सकते हो। तो वही इससे बेनिफिट करती है, और ये फेज़ आता ही है। ये मैंने प्रिपरेशन में मेरे मल्टीपल टाइम, काफ़ी टाइम आया था। ये 2 हुँ। दिन 3 दिन का गैप हो जाते थे प्रिपरेशन में, और फिर लगता था कुछ नहीं हो रहा, अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मतलब छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा अपना। ये ऐसे फेज़ भी आते थे, काफ़ी डिप्रेशन में होते थे, तो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इनसे बात करने से काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे ही एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि सोना। जो लोग होते हैं कि भाई 12 घंटे क्लास हो गई मेरी, अब मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ना भी है, प्रिपेयर भी करना है। मोस्टली उनके साथ होता है जो पहले से किसी, मतलब लास्ट या हुँ, हुँ। सेकेंड लास्ट ईयर में पढ़ ज्यादा प्रिपेयर करके नहीं आते। तो उनके साथ क्या होता है कि एग्जाम के पीरियड में वो मोर देन 100% देने की कोशिश करते हैं और नींद पूरी नहीं हो हुँ, पाती। तो जो हुँ, स्लीप का इम्पोर्टेंस है ना, उसके बारे में अगर हुँ, थोड़ा हुँ, सा आइडिया दे दो, क्योंकि ये फेज देखेंगे लोग, कई लोग होंगे जो प्रिपेयर पहले से नहीं कर रहे हैं और अब आके लास्ट मोमेंट पे 101%, मोर देन 100% देने की कोशिश करेंगे, तो वो अपना स्लीप साइकिल पूरा बिगाड़ देते हैं। तो उसका क्या हुँ। इफेक्ट हो सकता है, ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली स्लीप का क्या है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको 7 से 8 घंटे सोना चाहिए एक्चुअली में। भले आप प्रिपरेशन आप एक्सट्रीम पीक पे कर रहे हो, हम्म, या फिर
कैसे भी चल रहा है, क्योंकि अगर आप कम सोते हो, मेरे साथ भी काफी ऐसे फ्रेंड्स थे जो 3 से 4 घंटे सो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके साथ में क्या था, वो 12 घंटे बैठ रहे हैं चेयर पे पढ़ रहे हैं, और उनके माइंड में कुछ जा नहीं रहा। तो प्रोडक्टिविटी और आउटकम जो होता है वो कम हो जाता है एक्चुअली में। अपने को लगता है हम लोग 3 घंटे सोएंगे, बाकी टाइम पढ़ लेंगे तो ज्यादा पढ़ लेंगे, ज्यादा दिमाग में चले जाएगा, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है कम हो जाती है। और ये भी फैक्ट है कि अगर आप कम सोते हो तो आपकी मेमोरी में रिटेंशन पावर भी कम हो जाती है। आप लंबे टाइम तक उस चीज को याद नहीं रख पाओगे। तो वो फिर एग्जाम के अंदर भी एक मेजर रोल प्ले करती है। एग्जाम से पहले भी 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, और अ, पूरी प्रिपरेशन टाइम के अंदर भी आप 7 घंटे अगर सो रहे हो तो वो बेस्ट रहता है। अच्छा, एग्जाम के एक दिन पहले नींद आ गई थी टाइम पे, या एग्जाम के मतलब एक दिन पहले नींद नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आई थी। नींद नहीं आती एग्जाम से एक दिन पहले, पर ट्राई करना है कि अगर सुबह, क्योंकि एग्जाम का जिस दिन होता है 5 बजे उठना पड़ता है, हाँ, ठीक है। तो ये ट्राई करना है 9 से 10 बजे आप बिस्तर पे सो जाओ जाकर। आपको मुझे चाहे याद नींद है, आ मैं रही है नहीं आ रही है। मैं शाम के 7 बजे हम्म, से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे रात के 12-1 बजे तक नींद ही नहीं आ रही थी। फिर हम्म, नेक्स्ट डे जो सुबह होता है ना, तो उठने का मन नहीं करता, एक तो भले कितनी भी एंजाइटी हो, हम्म, कुछ भी हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कोशिश कर लो, जैसे कि राहुल ने बोला कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक मैक्सिमम एग्जाम के एक दिन पहले सो जाना चाहिए। नींद नहीं आती है, पर कोशिश करना जरूरी है। आप बेड पे जाकर लेट जाओ, नींद नहीं हाँ। आएगी, और आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए उस टाइम पे। एग्जाम के बारे में सोचना नहीं चाहिए, वो दिमाग में आएगा, वो हम्म। नहीं चाहते हुए भी आएगा दिमाग में, पर बिस्तर में जाके सो लेट जाओ और उस टाइम रिलैक्स करो, ताकि अ, जो एंजाइटी है वो फिर एग्जाम में ना निकले। हम्म। तो उसके लिए होता है कि आप जितना जल्दी हो सके सो जाओ पहले। और एग्जाम के लिए जब जाते हैं जिस दिन, उस दिन ऐसा लगता है कि बस मुझे कुछ नहीं आता मैंने कुछ नहीं किया हम्म, 6 महीने। तो वो जो फीलिंग है, जो अर्ली मॉर्निंग वाली फीलिंग है एग्जाम हॉल तक जाते तक, पहला क्वेश्चन हम्म, अटेम्प्ट करने तक, उस फेज के बारे में एक्सप्लेन करो। एग्जाम में तो हो जाता है, एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो हम चलते रहते हैं, कई मॉक टेस्ट दिए होते हैं, तो उसमें हम चले जाते हैं कि भाई कर लेंगे, वो उस फेज में घुस जाते हैं तुरंत। पर उसके पहले का जो फेज है कि सुबह उठ के एग्जाम हॉल में फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, वो फीलिंग क्या थी? तो मैं अपना बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं सुबह उठा तो 5 बजे उठ गया। अब हम्म। उठने के बाद तो तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं, अब लग रहा है मन के अंदर कि कुछ याद ही नहीं है, हम्म। दिमाग पूरा ब्लैंक है। अब जितना भी पढ़ा था कुछ याद नहीं आ रहा, वो चल रहा है दिमाग में, ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऊपर से सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, चल जा रहे हैं, बस में मैं देख रहा हूँ बच्चे उल्टी कर रहे हैं, तो उससे और एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता रहता है। बुक्स पर लेके जब आप पढ़ भी रहे एग्जाम लास्ट मोमेंट पे। बुक्स बुक्स लेके पढ़ रहे हैं, बस के अंदर पढ़ रहे हैं, और हम्म। आप अगर एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो वहां भी बच्चे बुक्स लेके खड़े हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आपको थोड़ा टेंशन हो जाती है फिर, हाँ। अरे क्या है, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा, क्या होगा। पर जब आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करिए 5-6 मंथ के अंदर, तो क्या होगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखोगे तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखते ही क्लिक कर जाएगा आपके माइंड के अंदर, आप सही मार्क कर दोगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसको क्वेश्चन को टाइम देना भी चाहिए उस टाइम पे। तो एग्जाम में रिकॉल हो जाता है। वो सबको फीलिंग होती है कि हमको कुछ याद नहीं है, बट सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज होती है, और हम रिकॉल कर लेते हैं एग्जाम में। बट एक सजेशन दूंगा कि एग्जाम से पहले, एग्जाम के ब्रेक में और एग्जाम के बाद में जितने कम लोगों से बात करोगे या नहीं करोगे वो बेस्ट उतना। रहेगा। हाँ। एग्जाम से पहले और ब्रेक में अगर बात नहीं करोगे तो उससे पेपर अच्छा होगा, और एग्जाम के बाद में बात नहीं करोगे तो जो तुमने गलत कर रखे हैं, जो वो लोग नहीं डिस्कस पता करेंगे, चलेगा। तो वो तुमको पता नहीं चलेगा, और क्या पता जो डिस्कस कर रहे हैं वो सही है भी नहीं, तो हाँ। फालतू टेंशन में आ जाओगे। तो ये हम्म। बेटर रहता है अपने कान में ईयरफोन डालो और बस में बैठे रहो, जैसे तुम जिस व्हीकल के थ्रू आए हो, और जितने कम लोग से बात करो उतना बेस्ट रहता है। अपने फैमिली मेंबर से बात कर लो कॉल पे बस। तो ये चीज ट्राई करना चाहिए। और तुमने मॉक टेस्ट दिए थे, तो मॉक टेस्ट में हम्म। अराउंड कितना स्कोर आ रहा था? कितने मॉक टेस्ट दिए थे, 3, मैंने 4, 5, और कितने स्कोर आ रहे थे अराउंड? मॉक टेस्ट मैं कहता हूँ एक बार जब नवंबर मंथ स्टार्ट हो जाए, तो नवंबर मंथ से लेके जब तक एग्जाम है, तो उसके एक हफ्ते पहले तक मॉक टेस्ट देना चाहिए, हर हर तीसरे दिन चौथे दिन देना चाहिए। मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था 4 नवंबर को। उसमें उसमें 194 स्कोर किया था मैंने। तो उसमें हल्का कॉन्फिडेंस आ गया था, पर उसमें हल्का कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद हो जाए पास। पर
मैं ये कहता हूँ जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ एग्जाम निकल सकता है और आपकी गलती क्या है आप उसको एनालाइज कर सकते हो। और मॉक टेस्ट देने के लिए आप एक टाइम पे बैठकर 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपको देख लेना है और 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर ही देख लेना है। तो ये चीज आप जैसे एग्जाम देते हो उसी टाइमिंग पे आप अगर ट्राई करोगे मॉक टेस्ट देने की भी तो वो भी बेनिफिट करता है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट 9 से 10 मॉक टेस्ट दे ही दें। तो और जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दें। उससे क्या होता है कि हमको हमको पता लग जाता है कैसे सॉल्व करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन लेंथी होते हैं, कई बार क्वेश्चन पार्ट 2 के पार्ट 1 में आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो उस टाइम क्या स्ट्रेस वो ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, एक और बात, ये जो हर जगह सर्कुलर होता रहता है कि भाई इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, तो इसके बारे में भी कुछ बता दो कि ये बिल्कुल सब्जेक्ट्स। सही बात है। जो 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 ब्लूप्रिंट निकलती है कि सब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन आएंगे, ये कभी फॉलो नहीं होता। हम्म। और जब मैंने एग्जाम दिया था, जब पता ही होगा आपको भी, मतलब ऐसा हुआ था साथ ही कि दिया था, हाँ। आज पार्ट 2 के सब्जेक्ट भी पार्ट 1 में आ रहे हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग हो गया, वो लोग सब्जेक्ट भी ऐसे कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं। मेरा तो फर्स्ट पार्ट 2 के क्वेश्चन सब्जेक्ट भी गायना का आया पार्ट था 1 में। पेपर 1 में। मैं हाँ, सोचा पेपर 2 तो नहीं शुरू हो गया, तो मतलब हो यही जाता है चीज ऐसे। है कि हाँ एग्जाम को अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे। बस ट्राई करना, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है और टॉपिक वाइज पढ़ना है। हम्म, उससे काफी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ी सी मेरी तारीफ ही कर दो, मतलब मेरे चैनल के बारे में बता दो कि क्या क्या पता है, कैसे है थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे फिर शो खत्म करेंगे। चैनल की तारीफ तो बनती है पहली बात, क्योंकि काफी एफर्ट से बनाया है और मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है अपने प्रिपरेशन के हाँ, अंदर, काफी वीडियोस मैंने देखी है। तो थैंक कंटेंट वाइज हो गया, कंसाइज वीडियोस हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है। और जो यू। अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो कॉलेज डेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है अगर कोई, तो उनके लिए भी वीडियो हेल्प करती है। प्लस एमसीक्यू एग्जाम है जैसे एफएमजी एग्जाम्स है, उनके लिए भी पढ़ रहा है तो उनके लिए भी काफी हेल्प हो जाती है वीडियो देख के। तो मेडी सिंप्लीफाई को आप जरूर देखें। मैंने भी फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन डेज के अंदर, काफी वीडियोस मैंने देखी थी और काफी सिंप्लीफाइड है कंटेंट। ठीक है, तो थैंक यू। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि मेडिसिन हम्म। मेडिसिन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल। अब थोड़ी देर बाद बताऊंगा लोगों को, पर मेडिसिन के लिए थोड़ा सा फोकस कर दें कि कैसे करना है, क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या मेडिसिन है। मेडिसिन के लिए क्या करें आप, मेडिसिन के लिए आप टॉपिक वाइज जाएं। ठीक हम्म, है, फॉर एग्जांपल कार्डियो, रोमैट, न्यूरो। ओके, तो पूरा अगर कंप्लीट पढ़ने जाओगे तो फिर वो काफी दिक्कत हो जाती है। हम्म, जैसे मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, तो मैं टॉपिक वाइज यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। उससे क्या होता है कि मैंने भी ये चीज फेस करी है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेडिसिन इतना लेंथी सब्जेक्ट होता है कि आप पूरा कवर नहीं कर पाते उसको। हम्म। तो जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिट होता है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ लें आपको, क्योंकि काफी बच्चों को पता नहीं होता कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है। तो मैंने भी ये चीज स्टार्ट की है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज कोई वीडियो हो जाए ताकि उन स्टूडेंट को हेल्प हो जाए। तो तो यही है आप। जितने लोग मुझसे ईएनटी या अदर सब्जेक्ट के वीडियोस देखते हैं, मेडिसिन देख पढ़ना हो तो सब्सक्राइब करना डॉक्टर राहुल्स मेडिसिन, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ साइड में कैप्शन भी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू एंड थैंक यू डॉक्टर शुभम एंड आई वुड, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, काफी अच्छी इनिशिएटिव है। मतलब जो ये चीज काफी हेल्प करेगी जो एफएमजी एस्पायरेंट्स है, ये वीडियोस सारे। तो ये काफी अच्छा वर्क है। ठीक है, तो फिर एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में भूल दो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेडिसिन सिंप्लीफाइड को। ठीक है, थैंक यू।